प्यारे बच्चों, आपको संघवाद वाला लेसन सिविक्स में पढ़ा रहा था। उसी के अंतर्गत देखें पेज नंबर 170 पर केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए या किस प्रकार के होते हैं कानून के आधार पर, यहाँ पर ये बताया गया है। देखें, पुस्तक सुनते चलें और समझते हुए चलें, समझाते हुए चलेंगे हम। भारत में संघीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार का राज्य सरकारों से संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्यों के संबंध में आए परिवर्तनों के कारण भारत की संघीय व्यवस्था बहुत मजबूत है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। इस पार्टी का शासन केंद्र और कई राज्यों में एक साथ रहा है। राज्यों में जहाँ भी इस पार्टी का शासन रहा है वहाँ उस राज्य ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी। अब केंद्र सरकार पर राज्यों की अनदेखी करने के आरोप लगने लगे। कई बार केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्यों में स्थापित सरकार को भंग कर देती थी। यह स्थिति संघीय व्यवस्था के विरुद्ध थी। सन 1990 के बाद भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन का दौर आया। देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। तीव्र गति से हुआ। अब गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हो चुका था। किसी भी दल को जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था तो वह क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर गठबंधन सरकार का निर्माण करता था। ऐसी स्थिति में सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति का विकास हुआ। गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और राज्य सरकारों को भंग करना आसान नहीं रह गया। विशेष रूप से क्या दे रहे हैं, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसमें सम्मिलित दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट बहुमत क्या है वो भी बताऊंगा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी दशा में कई दल आपस में मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। स्पष्ट बहुमत का मतलब है किसी कानून के बनाने के लिए कम से कम 2/3 या आधे से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। तो आधे से अधिक सदस्यों वाली सरकार ही बननी चाहिए। यदि आधे से कम के सरकार बनाई जाती है तो ऐसे में कानून पास होने में बड़ी दिक्कत आती है। कानून पास नहीं हो सकता, देश के लिए कानून बन नहीं सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल को जब तक स्पष्ट बहुमत या आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत न प्राप्त हो तब तक वो सरकार नहीं बननी चाहिए। अतः स्पष्ट बहुमत होना अति आवश्यक है। आगे देखें, जहाँ समझ में आए फिर पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ है, आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं? इसमें पहले पढ़ लें फिर बाद में और बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसा गंभीरता से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लोग विभिन्न भाषा, रंग, रूप, संस्कृति, परंपरा को मानते हैं। इन सभी को मिलकर यह देश बना है। किसी एक क्षेत्र को किसी भी स्थिति में समर्थन देना उचित नहीं है। देश की उन्नति तभी संभव है जब सभी क्षेत्र साथ साथ वृद्धि एवं विकास करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए
कि हमें कुछ शक्तियाँ दे दे। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए। दोनों सरकारों को इसका सम्मान करना चाहिए। गठबंधन सरकार का नेता समुचित सामंजस्य अधिकारों के समन्वय द्वारा बाकी दलों को संतुष्ट रख सकता है। बात यहाँ क्षेत्रवाद की बात कर रहा था कि 1990 के दशक में केंद्र सरकार ने क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देकर अपनी सरकार बनाई थी, जिससे राज्यों के विकास की नई परिभाषा सामने आई। लेकिन क्षेत्रवाद के अंतर्गत महाराष्ट्र की सरकारें ने कई बार ऐसा बर्ताव किया जो देश के लिए घातक और चिंतक का विषय बना है और विशेष रूप से लोकतंत्र के लिए अहितकर वचन दिया है। अहितकर वाक्य प्रस्तुत किए हैं या अहितकर के अपनी बात कही है जो लोकतंत्र के लिए घातक है। पूरा देश एक है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक देश है। और यदि वहाँ महाराष्ट्र की सरकार यदि ऐसा कोई बर्ताव करती है जो किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों या रोजगार के अवसर के लिए वहाँ पर गए हैं या काम कर रहे हैं, उनका विरोध कर रही है, ये सरकार जान ले। यदि वहाँ पर नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे राज्य के सारे लोग सारा काम कर लेंगे? आप ऐसी व्यवस्था कहें ना, लेकिन ऐसी व्यवस्था और कानून बना लें जिससे आपके राज्य के लोगों को पूरे अवसर मिले। फिर उसके अतिरिक्त कोई वंचित रह जाता है या कह दें किसी कार्य के उद्देश्य से किसी बाहरी राज्य के लोगों को बुलाया जाता है, तो बिना आपके राज्य के अनुमति के कैसे, आपके राज्य में रहने वाले लोगों की अनुमति के बिना वो कैसे आ सकता है? सोचने और समझने की बात है कि आपके राज्य का निवासी ही उन्हें बुलाकर काम करवाता है और फिर एक तरफ कहा जाता है कि उनके बिना हमारा कोई कार्य रुकेगा नहीं, यहाँ से जाएं। तो ऐसा कहना उचित नहीं है और राज्य की एकता और अखंडता के लिए ये बात ठीक नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है, कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, पूरे देश के लोगों को कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी उद्योग धंधे करने का अधिकार पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा या संविधान द्वारा हमें अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी दशा में यदि कोई राज्य ऐसे अनर्गल वाक्य प्रस्तुत करता है या बात कहता है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद।